नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। आज हम लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान पर आज हम चर्चा करेंगे, आकलन करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार जी। प्रभात कुमार जी बताएंगे अब तक का जो अपडेट है। जिस वक्त हम यह वीडियो कर रहे हैं 5:19-20 हुए हैं। अभी मतदान जारी है, 6 बजे तक मतदान चलेगा। तो क्या अपडेट है? क्या चुनाव को लेकर के क्या कुछ आपके पास जानकारी है प्रभात जी? देश भर में 102 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान हो रहा है। लगभग 50% से अधिक मतदान औसत होने का अनुमान है। लेकिन बिहार में मतदान काफी कम हो रहा है। बिहार में मतदान कई जगहों पर 40% से भी अभी तक कम है। लेकिन ओवरऑल 50% मतदान होने की संभावना बताई जा रही है। इस बीच मणिपुर में काफी हिंसा हुई है। कूच बिहार, बंगाल के कूच बिहार इलाके में भी हिंसा हुई है। कई जगह से हिंसा और चुनाव के स्थगित किए जाने की भी सूचना है। इसके अलावा कई जगहों पर स्थानीय मुद्दों को लेकर लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया है। आपको बता दें कि 102 सीट के लिए 1526 उम्मीदवार अपने भाग्य को इस चुनाव में आजमा रहे हैं और उनके भाग्य का फैसला होना है, जिसमें मोदी सरकार के मंत्री, काफी लोकप्रिय मंत्री रहे हैं नितिन गडकरी, वह भी नागपुर से खड़े हैं। और भी जैसे गया से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के भी भाग्य का फैसला है। गोजी मुनि का भी फैसला होगा। कमलनाथ जी के पुत्र का भी भाग्य का फैसला होना है। किरण रिजिजू भी है। इस चुनाव की सबसे किरण बड़ी रिजिजू है और जो त्रिपुरा के पूर्व सीएम है बिप्लब कुमार देव, उनके भाग्य का भी फैसला होगा। और चंद्रशेखर आजाद रावण, चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश आजाद भी मैदान में है। जी 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 जी, उसमें कोई है। और इसके अलावा नकुल नाथ है, कमलनाथ के पुत्र, वो भी मैदान में है। और कई महत्वपूर्ण महारथी इस मैदान में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। जी। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमिलनाडु में जो 39 सीट है उस पर एक चरण में ही सारा मतदान हो रहा है। पूरे तमिलनाडु में आज ही सारा मत डाला जा रहा है। और सबसे ज्यादा उसके अतिरिक्त पूर्वांचल के राज्यों में सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान हो रहा है। 25 में से 15 सीट पर आज ही भाग्य का फैसला हो जाएगा, जिसमें मणिपुर, त्रिपुरा और कई ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं जहां आज पूरा मतदान का काम संपन्न हो जाएगा। त्रिपुरा में बम्पर वोटिंग की खबर है, लेकिन वही पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के लगभग 6 जिलों में जो बूथ थे वो बिल्कुल वीरान। जो मेरे पास अपडेट है उसमें नागालैंड के कम से कम 6 जिलों में बूथ वीरान रहे हैं। उसके जो कारण है कि अलग राज्य की मांग को लेकर पूर्वी नागालैंड के 7 जनजातीय संगठनों की शीर्ष संस्था ईएनपीओ के अनिश्चितकालीन बंद के मद्देनजर लोग घरों में रहे और बूथ तक नहीं पहुंचे। तो ये अपडेट है जो हमारे पास है। और त्रिपुरा में बम्पर वोटिंग हुई है। बिहार को लेकर उत्तर प्रदेश से भी एक खबर है। उत्तर प्रदेश से खबर यह है कि सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने आरोप लगाया है बूथ कैप्चरिंग का। और खास करके सपा कार्यकर्ताओं की पिटाई का भी उन्होंने आरोप लगाया है, जो शिकायत की है। जी, आपके पास और जो अपडेट है वो आप शेयर करें। ये मणिपुर की बात हम कर रहे थे कि वहां जो कुकी जाति है वह भी चुनाव का बहिष्कार कर रही है और वहां ईवीएम में तोड़फोड़ और कई जगहों पर हिंसात्मक गतिविधि के कारण चुनाव को रोकना पड़ा है। और जो प्रधानमंत्री मोदी वो मणिपुर भी नहीं गए।
चुनाव नहीं, प्रचार के दौरान मणिपुर नहीं गए। जब से वहां घटना घटी है तब से भी नहीं गए और चुनाव के दौरान भी नहीं गए। जी जी। और जैसे लगता है कि बिहार का अपडेट है क्या आपके पास? नहीं, बिहार के अपडेट से पहले हम आपको बता दें कि जो पिछली बार 102 में 45 सीट पर यूपीए आगे थी और 41 सीट पर एनडीए के हिस्से था, बाकी शेष दलों के हिस्से था 102 सीट में से। ये आंकड़ा 2019 का है। जो अभी प्रथम चरण में जो गया जमुई सुरक्षित जो सीटें हैं, औरंगाबाद और नवादा, इसमें सीधी लड़ाई है। जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, क्या है, क्या अंतिम दिन तक क्या किन किन मुद्दों पर लड़ाई वहां हो रही है? हम आपको बता दें कि गया में सीधी लड़ाई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। गया में जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के बीच सीधी लड़ाई है, लेकिन अभी तक की जो खबर है उसमें गया में जो लड़ाई है वो बहुत कांटे की लड़ाई चल रही है और उस कांटे की लड़ाई में राजद का पलड़ा कहीं से भी कमजोर नहीं दिख रहा है। और वहां जो मांझी जी ने जो राम को जिस तरह से राम के बारे में टिप्पणी की थी, वो बात मलाल अंत तक लोगों के मन में बना रहा और जो काल्पनिक राम बताए थे वो राम का चादर ओढ़ के भी उसको दूर नहीं कर सके हैं। फिर भी भाजपा के नेताओं ने उसे दूर करने का प्रयास किया है। एनडीए का अंतरकलह भी कई जगहों पर दिख रहा है। और अच्छा, वहां जमुई बहुत औरंगाबाद में सुशील कुमार और अभय कुशवाहा के बीच सीधी लड़ाई है। वहां अच्छी वोटिंग भी हो रही है और औरंगाबाद में सबसे अच्छी बात यह है कि वहां निखिल कुमार का फैक्टर कितना काम करता है, इसी पर एनडीए प्रत्याशी के जीत का राह प्रशस्त हो सकता है। अन्यथा जमुई पर नजर है, अभय कुमार कांटे की टक्कर दे रहे हैं और जमुई में जमाई राजा की स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही है। अब वो उसका जो वहां फैक्टर बनाने की कोशिश की गई गाली देने का, वो गाली देने का फैक्टर बहुत काम नहीं किया है अभी तक। और उसको जिस तरह से उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लोगों का कहना था कि मूल भावना से, मूल मुद्दा से भटकाने का काम हुआ है। और वहां चिराग पासवान को उस सीट के छोड़ने का भी कई लोगों को मलाल है और अचानक अरुण भारती को वहां थोपे जाने का भी दर्द है। जो स्थानीय कार्यकर्ता है जिनको उम्मीद थी वहां पर कि हम लोजपा से चुनाव लड़ेंगे, उनके मन में भी कसक है। वैसे नवादा की बात हम करते हैं, नवादा की बात करते हैं तो नवादा में श्रवण कुशवाहा और विवेक ठाकुर के बीच सीधी लड़ाई है, लेकिन उस लड़ाई को तिकोणीय तो विनोद यादव ने बना ही दिया है। गुंजन सिंह भी मैदान में है और गुंजन सिंह कितना वोट काट पाते हैं विवेक ठाकुर का, इस पर वहां चुनाव का खेल निर्भर हो गया है। लेकिन नवादा में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत स्लो पोलिंग हो रही है, लोग मतदान केंद्र तक जा नहीं रहे हैं। लोगों के प्रति, लोगों के मन में चुनाव को लेकर बहुत उत्साह नहीं। कारण क्या दिखता है आपको? अब दोनों एक्चुअल वहां जो एनडीए के प्रत्याशी हैं और नवादा का जहां तक इतिहास रहा है कि 17 बार में 14 बार वहां बाहरी माने सांसद चुनाव जीते हैं। और जो लोगों की मंशा रहती है कि स्थानीय कोई नेता चुनाव यहाँ से लड़े और वह जीते, और तो वो स्थानीय का भी फैक्टर है वहां महत्वपूर्ण। विनोद यादव को भी लोग वोट नहीं करना चाहते हैं और श्रवण कुशवाहा को लेके भी जो आरजेडी का परंपरागत वोटर है उसमें काफी उत्साह नहीं है। ये सब मिलके पूरे मतदान के गति को स्लो कर दिया है। और यहाँ नवादा के अगर स्लो वोटिंग की अगर बात करें तो सबसे आश्चर्यजनक है कि एनडीए का वोटर घर से नहीं निकल रहा है, यह नाराजगी वहां दर्शा। अब देखिए, जमुई में और नवादा में पीएम मोदी की जनसभा हुई थी,
उसका कितना असर होता है। इस बीच एक अपडेट यह है कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक पोलिंग बूथ के करीब 200 मीटर दूर 9 बम मिले हैं, जिंदा बम। ये अपडेट हमारे पास है। और दूसरा है यूपी के अमरोहा में प्रधानमंत्री मोदी थे और वहां उन्होंने कुछ बयान दिया है। रामदेव हैं, उन्होंने भी वोटिंग के बाद, मतदान करने के बाद कुछ बयान दिया है, उस पर हम आएंगे। आपके पास कुछ और है तो आप शेयर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में इस बार थोड़ी स्थिति बदली हुई दिखती है और राजस्थान में हमको 50-50 की लड़ाई दिख रही है। तो ऐसे जो मीडिया का जो सर्वे इस चुनाव को लेके अभी आ रहा है टीवी स्क्रीन या समाचार माध्यमों में, उसमें बताया जा रहा है कि एनडीए भारी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन पहले दौर में 60-40 के दौर में चल रहा है। और वैसे भी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी रैली में लोग नहीं जुट पाए, ये खबर सोशल मीडिया के जरिए जो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, और उनका जो रोड शो हुआ है उसमें भी भीड़ नहीं थी। तो ये तो कुछ ना कुछ इंगित कर ही रहा है। तमिलनाडु में जहां बहुत उम्मीद थी भाजपा को, भले ही कहा जा रहा है कि भाजपा वहां 1 से 2 सीट ले आएगी और एडीएमके के 3 सीट आएंगे, मुझे उस पर संशय दिखता है। तमिलनाडु में कमोबेश बीते बार जैसी ही 2019 जैसी ही स्थिति रहेगी। तमिलनाडु में बहुत कुछ एनडीए को हासिल होने वाला नहीं है शायद। सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि यूपी में आमने सामने की लड़ाई हो गई है। हम तो आमने सामने की लड़ाई, ऐसा सोच रहे हैं कि चंद्रशेखर अगर चुनाव जीतते हैं, चंद्रशेखर का बहुत कड़ा संघर्ष है अपने क्षेत्र में, तो वहां जो विरोधी खेमा है वो एनडीए पर भारी पड़ जाएगा और हो सकता है कि वहां जो 8 सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं, और जहां तक हमारा मानना है कि जो रामपुर और मुरादाबाद पहले से सपा का गढ़ रहा है, बताया जा रहा है कि वह बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि यूपी में भी चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। इस बीच मैं कर रहा था प्रधानमंत्री मोदी की बात। अमरोहा में उन्होंने वर्ल्ड कप को याद किया है। उन्होंने कहा है अपने बयान में कि अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। तो मोदी कैसे बहुत महीन तरीके से तुष्टीकरण करते हैं, यहां मोहम्मद शमी का नाम लिया, जबकि जो पहली लिस्ट जो जारी हुई थी 195 प्रत्याशियों की, उसमें सिर्फ एकमात्र मुस्लिम कैंडिडेट केरल से थे। तो बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट तो देती नहीं है, लेकिन यहां मोहम्मद शमी का नाम लेकर महीन तरीके से तुष्टीकरण करती है। एक तो ये, दूसरा रामदेव के बयान को मैं जोड़ देता हूं। रामदेव ने वोटिंग करने के बाद, वोट गिराने के बाद जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि जो सनातन शक्तियों को मजबूत करने वाली जो पार्टी है, जो सरकार है, उसको चुने। सीधा सीधा इशारा है, बीजेपी को चुनना है, बीजेपी को लाना है। चूंकि रामदेव भी मानते हैं कि सनातन शक्तियों को मजबूत करती है बीजेपी। दूसरा एक बयान है कि संविधान की रक्षा के लिए मतदान करना जरूरी है। दोनों चीजें देखिए, संविधान पर लगातार बीजेपी के जो लीडर्स हैं, लगातार बयान आते रहे कि 400 पार इसलिए जरूरी है कि संविधान बदलना है, और अंततः प्रधानमंत्री मोदी को बचाव में संविधान की बात करनी पड़ी। तो इस बयान को कैसे देखते हैं, रामदेव के इस बयान को, सनातन शक्तियों को मजबूत करने वाला बयान, और पीएम मोदी के इस तुष्टीकरण, महीन तुष्टीकरण वाला जो मोहम्मद शमी को याद करना? देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट है भाजपा का, ये कॉन्फ्लिक्ट है सनातन शक्तियों का। जो एक बार मोहम्मद शमी याद आते हैं और एक बार सनातन, एक व्यक्ति सनातन शक्ति की बात करता है, दूसरा मोहम्मद शमी की लोकप्रियता को इस चुनाव में भुनाने की बात करते हैं। अगर हम बात करें मोदी की गारंटी और मोदी के भाषण को, तो मोदी अपनी ही बात को अपनी ही से ही कई बार काटते रहते हैं, कई बार उससे अलग जाते हैं।
उन्होंने राम मंदिर के इश्यू पर भी यही किया, 370 धारा के इश्यू पर भी यही किया, मुस्लिम के सवाल पर भी उनका वही स्टैंड रहा है। मोदी अभी कोर्ट का जो कल फैसला सुरक्षित रख लिया गया वीवीपैट के मामले में, जो कल सुनवाई हुई थी, आपने देखा होगा आज के अखबार में, और जिस तरह से कोर्ट ने शंका नहीं बल्कि चिंता जताई कि किस तरह से भारत में मतदान की पवित्रता को बचाए रखा जाए और ये जो आशंकाएं हैं वो किस तरह से निर्मूल है, यह चुनाव आयोग बताए। इसी तरह से संविधान को लेकर भी कोर्ट में कई बातें हुई है और कई ये सवाल उठ चुका है। चुनावी चंदा का भी मामला जनता भूली नहीं है। तो ये सारे मामले जो केंद्र सरकार और मोदी सरकार की बात है, उसको उसके आईना दिखाने के लिए काफी है। कहीं ना कहीं से संशय का वातावरण लोगों के मन में बना हुआ है और यह संशय के कारण ही मोदी के चेहरे पर जो 2019 और 14 के चेहरे में चमक होती थी, जो उनका चेहरा और उनके नेताओं का चेहरा चमकता होता था, इस चुनाव में हम किसी भी भाजपा के नेता पर वह चमक नहीं देख, वह बिहार की सभा हो या अन्य राज्यों की सभा। कुल मिलाकर जो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो पिछले चुनाव में 2019 में जो सीटें मिली थी, जो जितनी सीटों पर जीत हुई थी, इस बार माइनस में जाएगा, कुछ ना कुछ माइनस में जाएगा, यह उम्मीद जताई जा रही है जो राजनीतिक पंडित है। तो फिलहाल इस बातचीत को यही हम समेटेंगे। एक बात आपको और बता दें, एक बात आज की चर्चा हम और करना चाहते हैं कि जो राजनीतिक विश्लेषक या जो मीडिया जो पूरी तरह से समर्पित है, उसकी ही रिपोर्ट को अगर हम मान लेते हैं तो उसके रिपोर्ट में जो बातें आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जो आज चुनाव हो रहा है 102 सीट पर, उसमें 2 ही जगह ऐसा है जहाँ क्लीन स्वीप दिखाया जा रहा है, जबकि पिछले बार राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई ऐसे राज्य थे, बिहार भी उसमें शामिल था, सिर्फ 1 सीट, मैंने पिछली बार 4 सीट पर चुनाव हुआ था बिहार में, तो 4 का 4 सीट एनडीए के पक्ष में था। इस बार 3-1 होगा या 2-2 होगा, इसका कोई अनुमान लगाना मुश्किल है। अब तो मतदान लोगों ने कर दिया है, लेकिन बिहार में एक बात बड़ी देखी जा रही है कि जो हमको सूचना मिली है कि बहुत सारे लोग उम्मीदवारों को लेकर बहुत नाखुश हैं और पिछली बार जिस तरह से 40,000 तक एक चुनाव क्षेत्र में नोटा दबाया गया था, 20 से 40,000 तक, इस बार वो आंकड़ा 50,000 तक भी जा सकता है। माने लोगों को मन के लायक प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। दोनों गठबंधन जिस तरह से प्रत्याशी देने के मामले में, उम्मीदवारों के चयन के मामले में जनता की पसंद का ख्याल नहीं रखा है, उसका आज के चुनाव में भी असर है। यही कारण है कि फिलहाल जो उम्मीद किया जा रहा था वोटिंग का परसेंटेज 4 बजे तक, वो अभी तक 50 भी नहीं पूरा हुआ है और आगे की रिपोर्ट आप लोग सब विभिन्न मीडिया माध्यम के बाद देख लेंगे। तो जब ये बातचीत जब हम खत्म कर रहे हैं, तब तक लगभग देश भर में 102 सीटों के लिए छिटपुट घटनाओं के बाद चुनाव एक तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं और जो प्रत्याशी थे उनके भाग्य ईवीएम में बंद हो गए। अब दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को है। इस बीच हम बाकी सीटों का भी आकलन करेंगे और लोगों के बीच भी जाएंगे। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।